Hello everyone, I am Dipanshu and welcome back to my YouTube channel once again. तो यहाँ पे हम आज अपने एक्सिस बैंक के ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा जो कि लास्ट वीडियो गोल्डन डिप में मैंने डिस्कस किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल एक जेन्युइन कंसर्न होगा कि लाइक अभी मार्केट फॉल हो रहा है और अभी मैंने डिस्कस किया कि मैं 100 रुपीज़ को किस तरीके से डिवाइड करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसको 50 रुपीज़ मैं लॉन्ग टर्म में डालना पसंद करता हूँ एंड 30 रुपीज़ मैं शॉर्ट टर्म जिसमें हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं एंड बाकी 10 to 20 रुपीज़ मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करना पसंद करता हूँ। राइट तो अभी मैंने जैसे एक जेन्युइन कंसर्न होगा कि अभी हमने तो सारे पैसे लगा रखे हैं अपने स्टॉक्स में, पोर्टफोलियो में बना रखा है, तो ये और पैसे कहाँ से आएंगे 100 रुपीज़। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये एक तरीके का जो है सेविंग स्कीम है जो हम जेन्युइनली मंथली एसआईपीज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ या फिर बैंक डिपॉजिट में, हम एफडी आरडी में जो भी हम सेविंग्स करते हैं, तो मैं अपने अर्निंग्स का या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उससे मैं एक परसेंटेज ऑफ माई अर्निंग मैं निकाल के स्टॉक मार्केट में डालना पसंद करता हूँ। तो जो मैंने ये 100 का फिगर बताया है तो ये 100 पर मंथ के एवरेज से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कि मैं हर मंथ 100 रुपीज़ इनपुट करता जाता हूँ। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है वो अगर 10 महीने के बाद बात करूँ, ओके, तो मैंने जैसे अगर एक साल का अगर मेरा जर्नी है, ये चीज़ अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना, या अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आज से 10 महीने के बाद, ओके, 10 मंथ्स के बाद आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 500 रुपीज़ होगा। ओके, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में आपके पास 300 रुपीज़ होगा एंड इंट्राडे के लिए आपके पास लगभग 200 रुपीज़ होगा, क्योंकि आपने मंथली एक एसआईपी के थ्रू या फिर जो भी है आपने रेगुलरली इसमें फंड्स इनपुट किए हैं। ओके, तो आपके पास बेसिकली 500 रुपीज़, 300 रुपीज़ और 200 रुपीज़ ऐसा होगा 10 महीने के बाद। ठीक है, अब अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके लॉसेस होंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ओके, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने कोई भी काम किया है, कुछ भी सीखा है, तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट किया होगा। ओके, लाइक हमने कॉलेज में पढ़ाई किया तो हमने फ़ीस दिया था। ओके, या कुछ भी चीज़ हम कोई सर्विस अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए पे आउट करते हैं, राइट। तो आप ऐसा समझ लें कि आपका जो लॉसेस है इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ओके, लॉसेस इज़ लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कुछ सीखने के लिए एक ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं। ओके, अगर आप इस एटीट्यूड से चलेंगे कि आपका जो लॉसेस है, प्रोवाइडेड आप उस लॉसेस से सीखने की कोशिश करें, क्या गलती किया आपने, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से आपका लॉसेस हुआ, आप उसको नोट डाउन करें, ट्रैक करें, रिकॉर्ड्स बनाएं उसका एंड उसको मेंटेन करें, तब आपका जो लॉसेस होगा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। ठीक है, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा और आप उससे चीज़ें सीखेंगे और आप उसको एक ट्यूशन फ़ी की तरह ले सकते हैं, गुरु दक्षिणा जिसे हम कहते हैं, तो उस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है 10 महीने के बाद आपका ये कैपिटल तो 1,000 का है, बट आपने हो सकता है कि कुछ लॉसेस किए होंगे यहाँ पे इधर उधर। तो जैसा मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ पे आपने कुछ लॉसेस किए होंगे। ओके, एंड फाइनली 10 महीने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे 400 रुपये भी बचते हैं या 500-600 रुपये भी बचते हैं टोटल, ओके, टोटल 1,000 में से आपके 600 रुपये ही बचते हैं, बट ये 600 रुपये के साथ साथ आपके पास 10 महीने का एक्सपीरियंस आएगा। ओके, ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल चीज़ होगा। आपको लग रहा होगा कि 400 रुपये का आपने लॉस कर दिया, बट ये जो एक्सपीरियंस आपने सही से गेन किया ना, ये आपके 4,000 रुपये से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने कैपिटल के साथ आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या मैटर करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। ओके, कैपिटल इज सेकेंडरी, एक्सपीरियंस इज प्राइमरी। ओके, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें एंड वही हम वापस चलें तो 100 रुपीज़ में हर मंथ एलोकेट करना पसंद करता हूँ अपने पोर्टफोलियोज़ में। ओके, तो उस 100 रुपीज़ से मैंने जैसा कहा कि 50 रुपीज़, इसमें से 10 रुपये मैंने निकाला और
लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था, 10 रुपये मैंने विप्रो के लिए एलोकेट कर रखा है। ओके, तो बाकी के 40 रुपये मैं किसी और में एलोकेट करने का प्लान करूँगा, अपना स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँगा, है ना, किस में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मंथली मैं एफर्ट्स करता हूँ, थोड़ा सा स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, ओके, अपने लिए। और मैं वही चीज़ यहाँ पे भी शेयर करने वाला हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो आप भी उसको ट्रैक कर सकते हैं और आप भी इसी तरीके से लर्निंग्स ले सकते हैं। ओके, तो ये था कैपिटल एलोकेशन के बारे में। अब हम फटाफट से आके बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के ट्रेड के बारे में। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले। तो एक्सिस बैंक के लिए मैंने बात किया था कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, है ना, मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एंड एक्सिस बैंक के साथ साथ एक और मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने हीरो मोटो के बारे में बात किया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हीरो मोटो ने भी 2.4% डाउन रहा है आज, बट इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है, लोअर लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका बॉटम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली इसी रीजन में। जैसे यहाँ पे इसने काफ़ी देर तक टाइम बिताया, इस तरीके से यहाँ पे भी टाइम बिता रहा है। यानी कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। तो जब लोग बाई करते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, और जब लोग सेल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस तरीके से लोग यहाँ पे लगातार सेल कर रहे हैं, इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से बाइंग चल रहा है, लोग बाइंग करते चले जा रहे हैं, इसको बाइंग करते चले जा रहे हैं। ओके, तो अभी ये जैसे इस रीजन में कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, काफ़ी देर से यहाँ पे ये वक्त बिता रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स बाई कर रहे हैं और सेलर्स सेल कर रहे हैं, बट कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको किधर लेके जाना है, कौन जीत रहा है, ये चीज़ हमें पता नहीं चल रहा है अभी। ओके, तो अगर हम इसे थोड़ा सा वॉल्यूम्स के साथ रिलेट करें, एक सेकेंड, तो वॉल्यूम चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा लोगों ने बाई किया है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ। ओके, ये वॉल्यूम कैंडल है नीचे, बहुत वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लोगों ने बाई किया है। और हम देख सकते हैं कि जितने दिन भी ग्रीन कैंडल्स बने हैं उस दिन वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। और ये जो रेड कैंडल्स हैं इसमें छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, है ना। तो इसका मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि बायर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं इसमें। ओके, तो अभी भी मैं इसको बाई करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने विप्रो के लिए बताया। तो विप्रो एक फॉलिंग स्टॉक है, बट हीरो मोटो एक स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स में, है ना। ये नीचे जाने के इसके चांसेस कम है ना। अभी इसका अपसाइड दिख रहा है मेरे को इमीडिएटली, तो अभी मैं इसको ऐड ही कर रहा हूँ। इवन आज भी मैंने कुछ इसमें एडिशन किया है नीचे के लेवल पे। ओके, तो मैं कभी दिखाऊंगा इसमें। एंड हीरो मोटो मेरे को ऐसे भी ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल्स में नियरली 3.37% इसका डिविडेंड है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो एनुअली आपको 3.7% इसमें रिटर्न्स एज इट इज़ मिल जाएगा। स्टॉक कहीं जाए या ना जाए आपको 3.77% डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी फिर स्टॉक का कैपिटल अप्रिसिएशन, जैसे अगर 2700 से 3000 चला जाता है तो वो हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं 10% इस तरीके से। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बात किया था कि हीरो मोटो अभी तो मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ डिप्स में, बट अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो इसमें इस लेवल पे जो भी रेड कैंडल बने कभी भी आप नीचे के लेवल पे एंटर कर सकते हैं। और यहीं पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये जो लेवल है, इसी को आप स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं। ओके, या फिर जैसे स्टॉक इसके आसपास आए तो यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है, हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 और ये चार कैंडल्स ने इसी लेवल से बाउंस बैक दिया है। तो अभी मेरे लिए ये लेवल एक बहुत मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक आता है मैं यहाँ पे परचेज करना पसंद करूँगा। ओके, और अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए देखना चाह रहे हैं तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करे, ऊपर वाला हाई जैसे ये क्रॉस करे जिस भी दिन, आप उस दिन बाई कर लें। 1 से 2% का टारगेट आपको हो सकता है उसी दिन मिल जाए, या फिर 2 से 3 दिन में 1 वीक के रेंज में आप इसमें 5 to 7% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके का मैंने कुछ डिस्कस किया था एक्सिस बैंक के लिए लास्ट डे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल भी एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, आज भी गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया इसने। ओके, तो कल के बॉटम से इसने लगभग लगभग 1200 पॉइंट्स का मूव दिया। आज भी लगभग 1.8% गैप डाउन था। ओके, 700 पॉइंट्स गैप डाउन, एंड वहाँ से इसने अच्छा खासा 1000 पॉइंट्स का रैली दिखाया। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स हैं ये सारे के सारे, बहुत स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। और ये सारा का सारा स्ट्रेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक की वजह से आया है। हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक का 2 दिन में इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स, एक्सिस बैंक लगभग यहाँ से 9% मूव किया है 2 दिनों में। ओके, जबकि जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है HDFC बैंक, वो वीक ही रहा है। 2 दिन में बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं इसने, बट अप मूव नहीं दिखाया है इसने। 2 दिन में ये नीचे ही है अभी भी। ओके, यहाँ से इस लेवल से हम देख सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 0.43% ही है। तो इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया बैंक निफ्टी इंडेक्स को, ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में, कहीं पे भी इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है बेसिकली। ओके, इंडसइंड बैंक ने थोड़ा किया है, ICICI बैंक ने भी बहुत ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन पहले जो लेवल पे था आज भी वही लेवल पे है। कोटक बैंक ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। तो हम कह सकते हैं कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एक स्ट्रॉन्ग SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंक्स ने मिलके ही बैंक निफ्टी इंडेक्स में 2 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनवाए हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट आया था। ओके, इसका रिजल्ट आया था 25 को, राइट, 25 को समवेयर इसका रिजल्ट आया था। तो वो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन थे इसके, एंड ICICI बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे थे, बट मार्केट ने उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया, इसलिए शायद इसने मूव नहीं दिखाया। बट एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन था और मार्केट ने भी उसको पॉजिटिवली लिया, इसलिए हमने कल ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देखा था। और आज भी मार्केट में वही फ्लो में चल रहा है एक्सिस बैंक। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि ये जो टॉप है ना, ये जो टॉप है, ये जैसे ही निकलेगा एक अच्छा मूव मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने ये लाइन क्रॉस करने के बाद यहाँ से लगभग 4% का मूव दिखाया एक्सिस बैंक ने, राइट। तो अब इसको इंट्राडे में देख लेते हैं हम, इंट्राडे में इसने किस तरीके का मूव दिखाया, क्या किया। तो मैं इस चार्ट में लगा लेता हूँ यहाँ पे एक्सिस बैंक, थोड़ा क्लैरिटी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे, एंड इसको 1 डे चार्ट में लगा लेता हूँ मैं। तो ये रहा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिछले दिन का था, ये आज का है। ओके, एंड इसको डेली कैंडल्स, 5 मिनट कैंडल्स में अगर हम देखें तो मैंने जो लेवल मार्क किया था वो ये लेवल है। ओके, यहाँ पे काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया, हम देख सकते हैं। एंड इतने देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग में इसने गैप डाउन ओपनिंग दिखाया। गैप डाउन ओपन होते ही काफ़ी नीचे गया ये, राइट। ये लगभग इसने 1.5% का डिप लगाया और बहुत शार्प बाउंस आया इसका, ठीक है, 3% का इसने बाउंस दिखाया। तो ये इतना शार्प बाउंस प्ले करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मॉर्निंग में बहुत जल्दी क्विकली, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट यहाँ से दोबारा जब इसने करेक्शन दिखाया तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसने इस लेवल को एक रेफरेंस के तरह से सपोर्ट लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, सपोर्ट लिया और रिवर्सल दिया, और फिर पूरे दिन भर में इसने धीरे 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 करके बहुत ऊपर तक गया, राइट, बहुत ही ऊपर तक ये गया। लगभग 3.6% का इसने रैली दिखाया पूरे दिन भर में। तो हम अगर इस लाइन को रेफरेंस लेके अगर हम कैप्चर कर सकते थे तो हम इतना मूव कैप्चर कर सकते थे, इसका 26 रुपीज़ के आसपास का हम मूव कैप्चर कर सकते थे। ओके, तो लगभग कि जो मेरा टारगेट था 3.4 to 5%, तो उसने 3.5 आज ही कवर कर दिया। कल भी अगर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है तो आई थिंक एक्सिस बैंक विल बी लीडिंग द रैली, एंड 1 से 2% हम और देख सकते हैं इसमें मूवमेंट। ओके, बट अभी अगर किसी ने इस पॉइंट पे एंट्री अगर मिस कर दिया है तो यहाँ पे टॉप पे जाके ख़रीदना, परचेज़ करना मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि 1 से 2% का ही एक्सपेक्टेड है अप मूव,
एंड डाउन साइड इसका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा। अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, है ना, इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो वो ट्रेल कर सकते हैं। ओके, कहीं किसी लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ये रेड कैंडल बना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस रेड कैंडल का लो है हमारे पास 767। तो आप 767 765 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं कल, एंड 5% पूरा होते ही आप निकल सकते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ इसमें मैंने किस तरीके से पोजीशन बनाया और मैंने इसका क्या यूटिलाइजेशन किया। तो आज सुबह से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, मैं इस वाले पार्ट को मिस कर गया। ओके, बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया, बहुत तेज़ी से नीचे आया, तो मैं यहाँ पे तो फोकस नहीं कर पाया एग्जैक्टली, बट एक लाइन बना के मैं इसको ट्रैक कर रहा था इस तरीके से। यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ पे, ओके, तो इस लाइन को मैं ट्रैक कर रहा था धीरे धीरे। थोड़े टाइम के बाद मैंने इसको ट्रैक किया था। ये लाइन के बजाय एक्चुअली मैंने इसको ट्रैक किया था। ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से चल रहा था। इसके हाई को मिला के मैंने इस तरीके से कुछ इसको ट्रैक कर रहा था। तो ये काफ़ी देर तक इस रीजन में कंसोलिडेट कर रहा था। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रीजन में काफ़ी देर इसने टाइम स्पेंड किया, और जैसा कि इनिशियल मूव्स तो काफ़ी क्विकली हो गया था, तो मैंने उसको ट्रैक नहीं कर पाया, वहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाया। बट इस वाले रीजन में मैं देख रहा था काफ़ी देर तक ये अपने आप को होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे करीबन 10:30 के आसपास मैंने कुछ पोजीशंस बनाए, तो मैं वो दिखा देता हूँ। और ये रहा वो पोजीशन। ओके, तो एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैंने बाइंग किया यहाँ पे एक्सिस बैंक 10:13 पे मैंने बाई किया 20 क्वांटिटीज़, एंड देन 10:21 पे मैंने और 10 क्वांटिटीज़ बाई किए एट 753 का एवरेज। ओके, ये 758 पे बाई किया, ये 753 पे बाई किया। ओके, तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ जाते हैं। 10:13 यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 10:13 यहाँ पे कहीं कहीं है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जैसे इसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, मैं यहाँ पे एंटर कर गया था। ओके, एंड इस जगह पे ही मैं शायद करीबन टॉप पे ही एंटर कर गया था 758, यानी यहाँ कहीं पे देख सकते हैं राइट साइड में 758 के आसपास मैं एंटर किया था, ये सोच के कि ये ब्रेकआउट देगा। ओके, बट इसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया, नीचे चला आया बहुत तेज़ी से, और इसका लो देख सकते हैं 752 का आया है। तो जैसे ये 752 के आसपास गया था, वैसे मैंने अपना दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, 753 पे मेरा बाइंग हो गया। ओके, एंड वहाँ से क्योंकि इसने ये लाइन को ब्रेक किया था मॉर्निंग में, तो मेरा ये रेफरेंस था, है ना, इसको मैंने स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे और थोड़ा सा पोजीशन बनाया था हल्का सा। और क्योंकि बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था और एक्सिस बैंक क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे बैंकिंग इंडेक्स में, अभी मैंने जो रिसर्च किया था, तो यहाँ पे मैंने डिप्स में भी इसको बाई किया, एंड ये धीरे धीरे थोड़ा और टाइम स्पेंड करते करते 11 o'clock के बाद इसने एक बहुत ही बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनाया इसने। ओके, एंड उसके बाद एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसने बना दिया। तो जैसे इसने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के 761 का हाई लगाया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो 10 क्वांटिटी था मेरा 753, इसको मैंने 760 पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दे दिया था मेरे को, है ना। इंट्राडे में मैं प्ले कर रहा था, बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं थे। 753 से 760 इसने मेरे को 1% का रिटर्न दे दिया। ओके, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्ले कर रहा था और इंट्राडे प्ले कर रहा था मैं इसको, है ना। पोजिशनल इसको नहीं ले पाया क्योंकि मैं, तो इंट्राडे प्ले किया मैंने और 1% का लगभग प्रॉफिट हो गया, तो मैं निकल गया। ओके, 7 रुपीज़ इज़ 1% इन 750 रुपीज़ का स्टॉक, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी में मैंने 1% निकाल लिया, और जो अगला वाला क्वांटिटी था 20 वाला, उसको मैंने लगभग न्यूट्रल में निकाल दिया। 758 पे बाई किया था और 759 पे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर लिया। ओके, तो 759 पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया 1131 पे। ओके, थोड़ा और आगे जाके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्ले किया। तो आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ही छोटे कैपिटल में मैंने प्ले किया था। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। ओके, तो ट्रेडिंग कैपिटल को भी मैंने जैसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए मैंने डिस्कस किया था अभी जस्ट,
तो उसी तरीके से मेरा ट्रेडिंग कैपिटल भी मैं डिवाइड करके यूज़ करना पसंद करता हूँ। ओके, जैसे अगर 50, 30 एंड 20, तो इस 20 में से मैंने लगभग ऐसा समझ सकते हैं आप 2 to 3 रुपीज़ 2 to 3 रुपीज़ का पोजीशन लेके मैंने एक्सिस बैंक में पोजीशन बनाया था। ओके, तो ठीक है, इसमें अगर लॉस भी होता तो मैं जैसे स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया कि ये जो कल सपोर्ट लाइन हमने डिस्कस किया था इसको मैंने स्टॉप लॉस बना रखा था, और अगर इसके नीचे आ जाता तो मैं एग्जिट कर देता। ठीक है, बट 2 से 3 रुपए का जैसे मैंने एलोकेशन किया अपने इंट्राडे कैपिटल में, तो ठीक ठाक प्रॉफिट मेरे को मिल गया 1% के आसपास, विच इज़ मोर देन इनफ। तो इसके साथ मैं बाहर आ गया। ओके, तो अभी भी एक्सिस बैंक चार्ट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एंड जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो उसको ट्रेल कर सकते हैं, एंड 5% होते ही आप निकल सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा एनालिसिस एक्सिस बैंक के ऊपर। एंड हीरो मोटो कॉर्प में भी जैसे मैं एडिशन करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, एंड हीरो मोटो कॉर्प एक लॉन्ग टर्म बेट है मेरे लिए। ओके, क्योंकि इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है, एंड इसको एटलीस्ट 1 ईयर तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। ओके, तो ये था आज का जो ट्रेड मैंने लिया था। अगले वीडियो में हम कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से पोजीशन मैं बनाता हूँ ये डिस्कस करूँगा मैं। ओके, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स, एंड कुछ और स्टॉक्स के बारे में अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो, एंड कुछ और आपका अगर पर्टिकुलर कंसर्न हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।